दोस्तों नमस्कार। अभी तक हम लोग सुनते थे कि बिहार में पुल गिर रहे हैं, लेकिन अब गुजरात में भी पुल गिरने लगे हैं। दोस्तों ये गंभीर मुद्दा है। इसलिए नहीं कि वहां पे मोदी साहब की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि हिंदुस्तान में अगर हम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो क्या हमारे पास वास्तव में क्षमता है कि हम ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मेंटेन कर सकें और सस्टेन कर सकें? सवाल ये है। सिर्फ पुल ही नहीं गिरा है, देश की इज्जत भी गिरी है। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, ये तस्वीरें पूरी दुनिया में छाई हुई हैं। साथ ही साथ हम कॉम्पीट कर रहे हैं चाइना से। हम चाहते हैं भारत की कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर टेंडर में, कंपटीशन में प्रोजेक्ट्स मिलें। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं और हमारे यहाँ पुल टूटते हैं और उसमें लोग मरते हैं, तो निश्चित रूप से दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये सोचेगा कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की काबिलियत कितनी है। ये एक गंभीर मुद्दा है। अगर ये कोई पुराना टूटा हुआ पुल होता जिसको यूज नहीं कर रहे होते और वो कोलैप्स हो जाता, तो बात समझ में आती कि हमने इसको पहले ही रिस्की स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया था, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था और आज नहीं तो कल इसको गिरना ही था। ये हमारी समझदारी होती। लेकिन एक ऐसा पुल जिस पे सवारियां जा रही हैं, हैवी ट्रक्स जा रहे हैं, और वो पुल गिर जाए, इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। ये छोटी नहीं है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि आफ्टर ऑल इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गिर कैसे सकता है। एक नहीं, दो नहीं, इसका मतलब है कि सारे के सारे डिपार्टमेंट या तो नालायक हैं या करप्शन इतनी ज्यादा है कि आप भगवान भरोसे रह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इस बात को समझना होगा कि जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। आप उसका टेंडर निकालते हो, उसकी इंजीनियरिंग डिजाइन्स बनती हैं, उस इंजीनियरिंग डिजाइन करने वालों को उस इंजीनियरिंग डिजाइन की वेटिंग की जाती है, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या होगा ये देखा जाता है, फिर उसके लिए कंप्यूटराइजेशन सिमुलेशन करके उसका लोड फैक्टर देखा जाता है, और उसके बाद उसमें सेफ्टी फैक्टर जोड़े जाते हैं, और उसके बाद टेंडर डिजाइन होता है, और टेंडर के बाद कॉन्ट्रैक्टर्स अप्लाई करते हैं। फिर आप उनकी क्षमता से, काबिलियत से टेंडर में उनका सिलेक्शन करते हैं, और फिर जाके आप फाइनेंशियल बिडिंग खोलते हैं, और फाइनेंशियल बिडिंग के बाद आप तय करते हैं कि ये प्रोजेक्ट कौन बनाएगा। पहली बात तो सिलेक्शन काम शुरू होने से पहले ही बहुत बड़ी प्रक्रिया है। लेकिन अब काम हो गया, पुल बन गया। जब पुल बन जाता है, तो कोई भी हैवी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर जैसे पुल है, डैम है, और जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनके लिए एक प्रोटोकॉल होता है कि उसकी मेंटेनेंस कैसी होगी, किस फ्रीक्वेंसी पे होगी, क्या क्या उसमें चेक किया जाएगा, उसका स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देखी जाएगी, उसका इंजीनियरिंग फंक्शनैलिटी देखी जाएगी, वहां पे रिस्क फैक्टर्स देखे जाएंगे। इसका मतलब उसका जो रेगुलर इंस्पेक्शन था वो भी नहीं हुआ, या जिन ऑफिसर्स ने किया वो भ्रष्ट थे या इनकॉम्पिटेंट थे। सबसे पहले तो इस ब्रिज को जिन लोगों ने इंस्पेक्ट किया उनके ऊपर क्रिमिनल केस फाइल करके उन सबको अरेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो सब जो 12 मौतें हुई हैं उसके लिए ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। फिर बात आती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की। अगर मान लीजिए कहीं पे रिपोर्ट ने ये कहा कि यहां खामियाजा है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो रिस्की है तो आपको मूवमेंट को रोकना चाहिए था। अगर आपने नहीं रोका और पूरा पुल गिर गया जिसमें 12 लोगों की मौत हुई, तो जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की टीमें थी उन लोगों ने क्या फर्जी रिपोर्ट करी? क्या उन्होंने काम किया या नहीं किया? उनके जो टॉप अधिकारी थे जिनको ये शेड्यूल्ड मेंटेनेंस करना था, उन्होंने क्यों नहीं किया? उन सब के खिलाफ भी फौजदारी का मुकदमा होना चाहिए, क्रिमिनल केस दर्ज होने चाहिए, और उनको सीधा अरेस्ट कर लेना चाहिए हत्या के जुर्म में, क्योंकि उनकी लापरवाही से मौतें हुई। इस बात को हमें समझना होगा। ये सब होने के बाद दोस्तों, जो लोग इंस्पेक्ट करते हैं, जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो इंस्पेक्शन करके अपनी रिपोर्ट बड़े अधिकारियों को देते हैं।
वहां पे पूरी टीम होती है, वहां पूरी लेबोरेटरीज होती हैं जो सैंपल करके, कोर कटिंग करके उस पूरे सिस्टम को, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखती है कि इसमें दम है या नहीं है। क्या उन लेबोरेटरीज ने फर्जी रिपोर्टें दी? उन लैब्स की जांच होनी चाहिए, उन टेस्टिंग रिपोर्ट्स की जांच होनी चाहिए कि किसके कारण ये बिल जो पुल है वो टूटा। और उन लैब के अधिकारियों ने अगर लापरवाही करी है तो उनको भी इस षड्यंत्र में शामिल मानते हुए अरेस्ट करके जेल भेज देना चाहिए। अब बात यहां तक नहीं रुकती, फिर आप करते हैं सेफ्टी ऑडिट, थर्ड पार्टी ऑडिट। एक प्रोटोकॉल का हिस्सा है, क्योंकि ये माना जाता है कि आप अपने डिपार्टमेंट में काम चोरी कर सकते हैं, आपके डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार होता है, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, दोनों मिलके देश को डुबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसलिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन मैंडेटरी हो जाता है, जो ये बताए कि कहां कमियां हैं, क्या खामियां हैं, जिस पे कार्रवाई हो। उसका एक इंटरनल ऑडिट होता है, उसका एक एक्सटर्नल ऑडिट होता है। क्या ये हुए या नहीं हुए? जो एजेंसियां इन्वॉल्व थी या प्रोटोकॉल के हिसाब से थर्ड पार्टी सेफ्टी ऑडिट अगर नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, उस ऑडिट को रोकने के लिए कौन जिम्मेवार था, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, देश की इज्जत ऐसे बार बार तार तार होती रहेगी। पहले मोरबी में हमने देखा, अब बड़ौदा में हम देख रहे हैं, और इससे पहले बिहार में तो एक सीरीज बन गई है। और बिहार को तो हम कहते हैं वहां पे तो करप्शन है, तो वहां कुछ भी हो सकता है। सीमेंट की जगह मिट्टी मिला दी होगी, पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन सवाल अब इस बात का है दोस्तों, गुजरात में क्या है? क्या गुजरात में भी बिहार जितना करप्शन है? जिस तरह से गुजरात में पुल गिर रहे हैं, क्या हम ये माने कि क्या अब गुजरात में भी करप्शन पूरी सीमा पे है? इस बात को हमें समझना होगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने मेंटेनेंस के लिए बजट अप्रूव किया और सीएजी की रिपोर्ट्स आई, ऑडिट रिपोर्ट्स की मेंटेनेंस हुई या नहीं, उन सीएजी रिपोर्ट्स को भी खंगाला जाए और देखा जाए कि बजट जो दिया गया, पैसा जो दिया गया मेंटेनेंस का, वो कहां गया। क्या उसको भ्रष्टाचारी खा गए, फर्जी बिल जमा हुए, वो पैसा गया कहां? आफ्टर ऑल मेंटेनेंस शेड्यूल है, मेंटेनेंस के लिए पैसा लगता है, ये सबको पता है। क्या वो बजट सैंक्शन नहीं हुआ? किसने उस बजट को रोका? ये चीजें भी इन्वेस्टिगेशन में आनी चाहिए। सीएजी को ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि अगर पैसा दिया गया तो वो पैसा गया कहां। इससे ये पता लगेगा कि गुजरात में भी सरकारी डिपार्टमेंट्स में कितना भ्रष्टाचार है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इंजीनियर्स इन्वॉल्व थे, क्या उनकी ट्रेनिंग थी या नहीं थी? क्या वास्तव में वो काबिल लोग थे या नहीं थे? किस आधार पे इंस्पेक्शन हुआ और किस आधार पे उस पूरी फाइंडिंग को इग्नोर किया गया? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, ये सवाल इसलिए गंभीर है कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और आज हम बात कर रहे हैं पुल की। अब सवाल इस बात का है कि जितने बाकी पुल गुजरात में हैं, क्या वो सेफ हैं? क्या लोग अब उन पुलों पे आसानी से जाने की कोशिश करेंगे या डरेंगे कि कहीं मौत का कुआं तो नहीं है सामने? और रात का समय अगर है और हाई स्पीड पे व्हीकल चल रहा है और पता लगा कि आगे पुल ही नहीं है, तो क्या होगा? इस बात को समझना होगा। जो घटना हुई है गुजरात की, ये बनता हुआ पुल नहीं था। इस बात को समझिए, बनता हुआ पुल होता, उसका सेफ्टी ऑडिट नहीं हुआ होता और वो पुल गिर गया, तो चलो हम मानते हैं कि चलो जान माल का नुकसान नहीं हुआ, ये भ्रष्टाचार था, कॉन्ट्रैक्टर ने 2 नंबर का काम किया, उसके सारे पैसे डूब गए। क्योंकि सरकार जब तक काम पूरा नहीं होगी तो पैसे नहीं देगी, वो कॉन्ट्रैक्टर से आप वसूली करिए, हालांकि वो कहाँ दे पाएगा, और वो लंबा केस चलेगा। आप उसकी सारी संपत्ति भी जब्त कर लेंगे, तब भी वो आपके खर्चे नहीं चुका सकता, पुल बनाने में जो खर्चा लगा है। इस बात को आपको समझना होगा। लेकिन एक चलता हुआ पुल और उस पे गाड़ियां गिर जाएं, पुल टूट जाए, ये ज्यादा गंभीर मुद्दा है। इसीलिए मोदी साहब को इस बात को समझना होगा कि क्या गुजरात में इतनी ज्यादा इनकॉम्पिटेंसी हो गई है या इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है कि चलते हुए पुल ही टूट के नदी में गिर रहे हैं। ये छोटा मुद्दा नहीं है। इससे ये पता लगता है कि पूरे सिस्टम में सड़ान है, पूरा सिस्टम या तो हाईली इनकॉम्पिटेंट है या करप्ट है।
या दोनों है? इस पे इन्वेस्टिगेशन जरूर होंगे। क्या उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी? एक छोटे इंजीनियर को, उस एरिया इंजीनियर को, सर्विस इंजीनियर को आप बना देंगे, लेकिन जितने लोग इन्वॉल्व थे, क्योंकि मेकर और चेकर जो काम करता है और उसके ऊपर जो सुपरविजन होता है, यहां दोनों ही भ्रष्ट थे या दोनों ही इनकॉम्पिटेंट थे। तो ये सिर्फ 2-4 आदमी नहीं, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जेल जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी मिलीभगत का हिस्सा है, ये 1-2 आदमियों का काम नहीं है। लेकिन पहला सवाल तो यह है कि क्या गुजरात सरकार इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी? जैसे हम हमेशा कहते हैं कि रिपोर्ट्स, कमेटीज बनाई जाती हैं सच्चाई को दबाने के लिए। तो क्या गुजरात सरकार इसको सुधारेगी? दूसरा, क्या मोदी सरकार राष्ट्र स्तर पर कोई ऐसी नीति बनाएगी कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इस तरह की खराबी ना हो कि जिससे पूरी दुनिया में देश का नाम खराब हो जाए? हम विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हैं दोस्तों, और विकसित राष्ट्र जो सपने देख रहा है, जो देश विकसित बनने के सपने देख रहा है, वो एग्जिस्टिंग पुल नहीं संभाल पा रहा, तो क्या होगा? मुद्दा गंभीर है, इसीलिए इसकी चर्चा मैंने आपसे करी। आपको क्या लगता है, कौन लोग जिम्मेवार होंगे इस पुल के गिरने में? क्या आप अपनी बात इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुंचा के रखने का प्रयास करेंगे? क्योंकि अगर आप डिटेल में नहीं कह पाएंगे तो मैंने आपकी बात रख दी। इस वीडियो को इतना सर्कुलेट करिए कि उन सब अधिकारियों के तक बात पहुंचे जिनके भ्रष्टाचार के कारण इस देश में मौतें हुई, और वो लोग आराम से एयर कंडीशन में ऑफिस में बैठे होंगे। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या है कि ये लोगों की मौत के बाद भी तनख्वाहें लेकर अपने बच्चों के साथ एंटरटेनमेंट कर रहे होंगे। ये बहुत ही शर्म की बात है, राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। और खासकर जब हम गुजरात मॉडल की बात करते हैं कि देश में गुजरात मॉडल चाहिए, तो गुजरात मॉडल का ये कौन सा रूप हमको देखने को मिल रहा है? पहले मोरबी में पुल गिरा, अब बड़ौदा में पुल गिरा, अब कितने और खतरनाक स्थिति में हैं, अब ये जांच कौन करेगा? आपका क्या विचार है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखिए। मोदी साहब से आपका क्या निवेदन है कि गुजरात का भ्रष्टाचार कैसे कंट्रोल हो, इस पे कोई सुझाव दे सकते हैं? क्योंकि गुजरात मॉडल देश के लिए एक मॉडल है, और अगर वहां पुल गिर रहे हैं, बाकी कहीं और पुल गिरेंगे तो हम क्या बोलेंगे? हम तो यही कहेंगे, जब गुजरात में पुल गिर रहे हैं तो कहीं भी गिर सकते हैं। इसीलिए चिंता की बात है। आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।